व्हाट इज़ रूबी? रूबी को समझने के लिए हम 3 चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले रूबी की डेफिनेशन, उसके बाद रूबी के की फीचर्स, उसके बाद कॉमन यूजेस ऑफ रूबी। Hey everyone, my name is Ali Hamza and welcome to my YouTube channel. Ruby is an interpreted and dynamic programming language that is object-oriented in nature, designed as a general-purpose language to prioritize simplicity and productivity. समझ आई? नहीं आई ना? अभी समझा देते हैं। इस डेफिनेशन में ना 4 कीवर्ड्स ऐसे यूज हुए हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इंटरप्रेटेड, डायनामिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जनरल पर्पस। इन सब कीवर्ड्स का क्या मतलब है? इंटरप्रेटर का क्या मतलब है? आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसके लिए आपको कोड भी लिखना पड़ेगा। कोड लिखा है तो उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। तो इंटरप्रेटर उस कोड को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और उसकी आउटपुट शो करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 400 लाइन का कोड लिखा है, ठीक है? तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करेगा और उसकी आउटपुट शो करवाएगा। उसने फर्स्ट लाइन चेक की, उसने आउटपुट शो करवा दी। सेकंड लाइन चेक की, उसने आउटपुट दिखा दी। आपका ना एरर 350 लाइन पे है, वो 349 लाइन तक जितना भी कोड होगा ना उसकी आउटपुट शो करवा चुका होगा। 350 लाइन पे आएगा, वो कहेगा ओह ये तो एरर है, उसने वहीं पे स्टॉप हो जाना है। आगे का 50 लाइन्स का जितना भी कोड है ना उसने वो शो नहीं करवाना। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्या कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं? नहीं, इनके अलावा भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस, विजुअल प्रोग्रामिंग, उसके बाद हाइब्रिड जहाँ पे इंटरप्रेटर और बाइट कोड दोनों होते हैं। तो काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम जस्ट इंटरप्रेटर पर रहेंगे क्योंकि रूबी एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हमारे पास वर्ड है डायनामिक। इसका क्या मतलब है? कोड में हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब वेरिएबल्स की टाइप को हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वेरिएबल की टाइप है वो रन टाइम पर डिफाइन होती है कि इस वेरिएबल की क्या टाइप है। फॉर एग्जाम्पल, अली इज इक्वल टू 19 मैंने कोड लिखा फर्स्ट लाइन, उसके बाद सेकंड लाइन का कोड लिखा मैंने अली इज इक्वल टू यूट्यूबर कोटेशंस में, ठीक है? वो फर्स्ट लाइन को चेक करेगा, वो देखेगा अली इज इक्वल टू 19। अच्छा जी, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है अली, ठीक है? उसके बाद वो सेकंड लाइन में आएगा अली इज इक्वल टू यूट्यूबर, वो देखेगा कोटेशंस लगी हुई है, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, ठीक है? तो फर्स्ट हमारे पास लाइन में उसने चेक किया कि ये इंटीजर टाइप का है। सेकंड लाइन में आया तो उसने अली को पहले इंटीजर था, अब क्या हो गया? स्ट्रिंग। तो ये रन टाइम पे डिफाइन होता है। रन टाइम पे ये देखता है कि ये जो वेरिएबल की कौन सी टाइप है। हमें पहले डाटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आपको डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ रहा है तो वो डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगी, वो स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, क्योंकि स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले डाटा टाइप डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो जैसे C++ है, वो एक स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें हमें सबसे पहले टाइप डिक्लेयर करनी पड़ती है वेरिएबल की। अगर मैंने इंटीजर यूज करना है तो सबसे पहले इंट लिखना पड़ेगा, फिर वेरिएबल लिखनी पड़ेगी, फिर वैल्यू देनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर का क्या मतलब होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है। ये ना एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है, ठीक है? हमारे पास जितना भी डाटा होता है ना, उस डाटा के ऑपरेशंस मतलब फंक्शंस और मेथड्स को एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है? एवरीथिंग इन रूबी इज एन ऑब्जेक्ट, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, इवन के नील भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि ऑब्जेक्ट्स बनाता है, ठीक है? और जो ऑब्जेक्ट है ना वो एक क्लास का इंस्टेंस होता है। और भी काफी सारे हमारे पास एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। इनको हम ना जब ऊप का टॉपिक करेंगे ना तब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस आप इतना समझ लें कि हर चीज रूबी में ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करती है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन लैंग्वेजेस से आप हर टाइप का सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है? चाहे वो वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे डेस्कटॉप का हो, डाटा एनालिसिस का हो, गेम्स का हो, हर टाइप का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि इन लैंग्वेजेस को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आप इनको कोई भी कोड दे दोगे ना, उस कोड को ये हैंडल करने की फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, ठीक है? मतलब कि हर टाइप का ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करती हैं। अब जैसे SQL है, वो जस्ट डाटाबेसेस के लिए यूज़ होती है। अब जैसे मैटलब लैंग्वेज है, वो साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होती है। तो इन लैंग्वेजेस को हम स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन जो जनरल पर्पस लैंग्वेज होती है वो तो हर टाइप का फिर सॉफ्टवेयर, हर टाइप का टास्क परफॉर्म कर सकती है। की फीचर्स ऑफ रूबी: ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिंप्लिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी, डायनामिक टाइपिंग, गार्बेज कलेक्शन, क्रॉस प्लेटफॉर्म, फ्लेक्सिबिलिटी, लार्ज कम्युनिटी एंड लाइब्रेरीज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड ओपन सोर्स।
अब इसमें से हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डायनामिक टाइपिंग एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज पे बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं सिंप्लिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी। जो रूबी का सिंटेक्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और रीडेबल है। इससे क्या होता है, जो डेवलपर्स है ना, उनकी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है। अब जो बिगिनर्स है ना, वो भी इस लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। अब जैसे रूबी का मोटो है, वो है ही प्रोग्रामिंग शुड बी फन, या इस तरह कह सकते हैं प्रोग्रामिंग शुड बी इंजॉयबल फॉर डेवलपर्स। गार्बेज कलेक्शन, रूबी ना ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। इससे ये होता है कि जितनी भी अनयूज्ड मेमोरी होती है ना, वो गार्बेज कलेक्टर के थ्रू क्लीन कर देता है। उसके बाद है क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब ये ना इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है रूबी। इसको आप विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप लिनक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मैक पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब जिस पे भी यूज़ करना चाहे ना, तो आपके पास ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, ये ना जो ये लैंग्वेज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेक्सिबल है। ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी कोडिंग स्टाइल को कस्टमाइज़ करना चाहें, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। आपको इतना फ्रीडम दिया जाता है कि आप कुछ भी कस्टमाइज़ करना चाहें ना, तो आप कर सकते हैं। लार्ज कम्युनिटी एंड लाइब्रेरीज, जो रूबी की कम्युनिटी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, और इसकी जो लाइब्रेरीज़ हैं, वो जिन्हें जम्स बोलते हैं रूबी में, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और आपकी डेवलपमेंट जर्नी को काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देती है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब है कि आप ना इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं, और जो रूबी की डेवलपमेंट है, आप उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कॉमन यूजेस ऑफ रूबी: वेब डेवलपमेंट, स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन, प्रोटोटाइपिंग, डाटा एनालिसिस, वेब स्क्रैपिंग भी कर सकते हैं, एंड गेम डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट, रूबी सबसे ज़्यादा फेमस है इस वेब डेवलपमेंट की वजह से। जो इसका फ्रेमवर्क है ना, रेल्स, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन, जब भी आपने कोई रिपीटेटिव टास्क को ना ऑटोमेट करना होता है ना, तो हम स्क्रिप्ट्स लिखवा सकते हैं, तो उसके लिए भी हम रूबी को यूज़ करते हैं। प्रोटोटाइपिंग, आ गया आपके पास आइडिया, एक प्रोजेक्ट बनाने का आइडिया आ गया, उसको कोड में भी तो कन्वर्ट करना है ना, तो रूबी का सिंटेक्स ही इतना ज़्यादा सिंपल है कि हम क्विकली जो है ना अपने आइडिया को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी रूबी का हम यूज़ करते हैं। डाटा एनालिसिस, रूबी में कुछ ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं जो कि ये काम बहुत अच्छा करती हैं। ठीक है, जैसे डाटा फ्रेम। उसके बाद हम बात करते हैं गेम डेवलपमेंट। अगर आप कुछ स्मॉल गेम बनाना चाहते हैं या कुछ एजुकेशनल गेम बनाना चाहते हैं, तो तब भी आप रूबी का यूज़ कर सकते हैं। और गेम्स की भी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ हैं, उनमें से एक रूबी 2D है। इनका यूज़ करते हुए आप गेम भी बिल्ड कर सकते हैं रूबी के अंदर। वेब स्क्रैपिंग, अगर आप किसी भी वेबसाइट का डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप रूबी का यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है रूबी की डेफिनेशन, रूबी के की फीचर्स, कॉमन यूजेस ऑफ रूबी। आई होप सो कि आपको थोड़ा सा नॉलेज तो मिला ही होगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।